टॉपिक हमारा आता है डाइवर्सिटी। ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रॉम यूनिट नंबर 5। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हाउ कैन वी इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम इन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो वहाँ डाइवर्सिटी का कुछ जिक्र ही नहीं होगा। तो ये परफॉर्मेंस ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ इम्प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ डाइवर्सिटी। तो हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए कि परफॉर्मेंस क्यों अच्छी नहीं होती है। परफॉर्मेंस इसीलिए अच्छी नहीं होती है क्योंकि जो सिस्टम होता है, सिस्टम के अंदर डीप फेडिंग होती है। क्या होती है? डीप फेडिंग। अब ये डीप फेडिंग क्या होती है? हमें पता है जो हमारी कम्युनिकेशन चैनल होती है वो एक फेडिंग चैनल होती है। लेट अस से दिस इज़ आवर कम्युनिकेशन चैनल। फेडिंग चैनल का मतलब जो चैनल के अंदर सिग्नल पास कर रही है उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो वेरिंग होगा, वो फेड हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल ये सिग्नल है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ये है, ये एम्पलीट्यूड वेरिंग होगा, ये ऐसे होगा। तो एक पॉइंट होगा जहाँ पे जो ये एम्पलीट्यूड है ये बहुत डिप हो जाएगा। जो ये पॉइंट होता है इसको बोलते हैं डीप फेड पॉइंट। इस डीप फेडिंग की वजह से जो सिग्नल का बिट एरर रेट होता है वो इंक्रीज़ होता है। उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। तो अब डाइवर्सिटी क्या करती है? डाइवर्सिटी क्या करती है? ये इम्प्रूव करती है सिस्टम की, इम्प्रूव करती है सिस्टम को बाय ओवरकमिंग दिस डीप फेड इफेक्ट। तो डाइवर्सिटी एक डीप फेडिंग इफेक्ट को ओवरकम करती है। ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है। तो अब डाइवर्सिटी का प्रिंसिपल है, देखो फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ये एक ट्रांसमीटर है, ये एक ट्रांसमीटर है, ये एक रिसीवर है और इनके बीच में एक सिंगल लिंक लगी है। ये कम्युनिकेशन चैनल एक है। तो अगर यहाँ पे ये डीप फेड पॉइंट है यहाँ पे, तो सिग्नल जो ये ट्रांसमिट हो रही है ये डीप फेड पॉइंट से टकराएगी तो वहाँ पे डीप फेड इफेक्ट्स हो जाएंगे जिसकी वजह से बिट एरर रेट बढ़ जाएगा और सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो जाएगी। तो फॉर अ सिंगल लिंक सिस्टम हमारे पास नो ऑल्टरनेटिव पाथ है इस सिग्नल को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए। जैसे ही हम सिग्नल को पहुंचाते हैं वहाँ पे क्या आता है? ये डीप फेड पॉइंट आता है। तो सिग्नल हमारी प्रॉपर ट्रांसमिट नहीं होती है। सिस्टम परफॉर्मेंस इज बैड फॉर अ सिंगल लिंक चैनल। सो नाउ इफ़ वी कंसिडर अ मल्टी लिंक चैनल, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ट्रांसमीटर है और ये मेरा रिसीवर है। ये मेरी लिंक नंबर 1 है, ये मेरी लिंक नंबर 2 है, ये मेरी लिंक नंबर 3 है और ये मेरी लिंक नंबर 4 है। तो 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल जो डीप फेडिंग है वो इस चैनल में है और इस चैनल में है। तो अगर सिग्नल इस लिंक से ट्रांसमिट हो रही थी, यहाँ वो डीप फेड देखिएगा ना, वो ऑल्टरनेट पाथ लेके यहाँ जाएगी। तो इसमें वी हैव ऑल्टरनेट पाथ्स अवेलेबल। तो उसकी वजह से जो डीप फेडिंग का इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो जो ये मल्टीपल पाथ है, इस दिस हैविंग मल्टीपल लिंक्स इज कॉल्ड एज द सिस्टम इज डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब क्या है? डाइवर्स का यही मतलब होता है ना कि हमारे पास डाइवर्सिटी आ गई, बहुत चीज़ें हमारे पास आ गई, ऑल्टरनेट पाथ आ गए, इसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक। अब डाइवर्सिटी की एक एग्जांपल होती है एंटीना डाइवर्सिटी। एंटीना डाइवर्सिटी। तो ये क्या एंटीना डाइवर्सिटी में क्या होता है? हमारे पास एक ट्रांसमीटर होता है और रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर पे एक ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है और रिसीवर पे हमारे पास 2 एंटीनाज होते हैं। ठीक। तो जो ये एक लिंक है, ये दूसरी लिंक है। तो जो ट्रांसमीटर के पास ट्रांसमीटर सिंबल एक्स को ट्रांसमिट करता है, ये वाला रिसीवर y1 रिसीव करता है, ये वाला रिसीवर y2 रिसीव करता है। हम बोलते हैं जो चैनल का फेडिंग कोफिशिएंट है वो h1 है यहाँ, h2 है यहाँ। ठीक है। एक सेकंड। तो वो h1 है यहाँ, h2 है यहाँ। ये ट्रांसमीटर T1 है, ये R1 है, ये R2 है। तो हम क्या बोलेंगे? कंसिडर ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। द ट्रांसमीटर is having only one antenna and receiver is having 2 antennas R1 and R2. The transmitter transmits the symbol X and has a fading coefficient H1 and receiver R1 receives a symbol Y. Similarly, transmitter T1 transmits X through H2 having channel coefficient H2 and receives the symbol Y2 at R2. तो लिखा इंग्लिश में ये। तो जो इक्वेशन इसमें आएगी इसको द सिस्टम कैन बी मॉडल्ड एज, छोटा करते हैं, तो
सिस्टम कैन बी, इस सिस्टम को हम कैसे लिख सकते हैं, y1 को हम लिख सकते हैं h1 टाइम्स x प्लस n1, और y2 को हम लिख सकते हैं h2 टाइम्स x प्लस n2। जो ये n1 और n2 होता है ये नॉइज़ होती है, जो ये नॉइज़ होती है इसका वेरिएंस जो होता है या पावर एसोसिएटेड, वेरिएंस हो या पावर एसोसिएटेड होता है वो सिग्मा स्क्वायर होता है। और सिग्मा क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन स्क्वायर, वही हो गया सिग्मा स्क्वायर। तो अब यहाँ पे एन क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ n1 स्क्वायर होगा सिग्मा स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ n2 स्क्वायर भी होगा सिग्मा स्क्वायर, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ n1 कॉमा n2, अगर इन दो ये तो n1 इंटू n2 वो होगा 0। जो ये प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं दे आर इंडिपेंडेंट या अनकोरिलेटेड। ठीक, तो हो गया ये। तो अब जो ये सिस्टम है इसको हम वेक्टर फॉर्म में लेंगे। इन वेक्टर फॉर्म हम सिस्टम को कैसे लिख सकते हैं, उसको हम मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। y की मैट्रिक्स इज इक्वल टू h1 h2 इंटू x कॉमन है इसमें, प्लस n1 n2। तो जो ये होता है रिसीव्ड वेक्टर, जो ये होता है चैनल वेक्टर, जो ये होता है नॉइज़ वेक्टर। रिसीव्ड वेक्टर को हम y बार से डिनोट करते हैं, चैनल वेक्टर को हम h बार से डिनोट करते हैं, नॉइज़ वेक्टर को हम n बार से डिनोट करते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, y बार इज इक्वल टू h बार इंटू x प्लस n बार। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब जो हमने रिसीव की सिग्नल वो हमने क्या की, y1 और y2 हमने रिसीव की। ठीक, अब जो ओवरऑल सिग्नल होगी उसको हम y कैप से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो होगी y1 प्लस y2। मगर जो ये रिसीव्ड सिग्नल होती है जब भी कंबाइन, अब यहाँ पे इसको जब कंबाइन करना होता है, ऐड करना होता है, तो उसके साथ कुछ वेट्स एसोसिएटेड होते हैं W1 और W2। तो जो y डैश आया, y के ऊपर ये स्टार आया, वो आया W1 y1 प्लस W2 y2। तो इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं W1 W2 और y1 y2। ठीक, तो जो y ये आया, अगर मैं इस W का ट्रांसपोज लूँगा, ट्रांसपोज का मतलब रोज़ को मैं मैट्रिक्स में करूँगा। ठीक, तो अब जब ये वर्टिकल फॉर्म में आया इसको मैं W बार लिख सकता हूँ। तो इसको मैं W बार लिखूँगा, मगर ये W बार क्या बनेगा, ये ट्रांसपोज का है, क्योंकि मैंने इसको ट्रांसपोज किया। अब मैंने इसको वर्टिकल किया ना, तो मैंने इसको ट्रांसपोज किया, ये बन गया इसका वेक्टर। जैसे रिसीव्ड वेक्टर क्या था, y बार, तो यहाँ जो ये W है वर्टिकल में था, तो ये बन गया W बार का ट्रांसपोज का वेक्टर इनटू y का वेक्टर इज दिस। ठीक, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब जो ये y बार है इक्वेशन 1 में यहाँ था, वो y बार यहाँ पे पुट करो, तो जो y ये आएगा W बार का ट्रांसपोज, y की जगह क्या लिखेंगे हम, h बार इंटू एक्स प्लस n बार। तो y बार को हम लिख सकते हैं W बार ट्रांसपोज इंटू h बार इंटू एक्स प्लस W बार ट्रांसपोज इंटू नॉइज़। अब देखो जो ये x है ये मेरा ट्रांसमिटेड सिंबल है, जो ये n है ये मेरी नॉइज़ है। तो जो ये आया ये मेरा सिग्नल का पावर आया, सिग्नल पावर, जो ये होता है ये मेरा नॉइज़ पावर होता है। जो सिग्नल पावर होता है इट इज़ गिवन बाय मॉड ऑफ h स्क्वायर इंटू एक्स, और नॉइज़ पावर होता है वेरिएंस के बराबर, सिग्मा स्क्वायर के बराबर। और सिग्मा किसके बराबर होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ n स्क्वायर। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, ये बनेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ n, यहाँ पे ये है W बार ट्रांसपोज इंटू n डैश। ठीक, तो जो ये y ये आएगा, तो सिग्नल पावर, अब हमें यहाँ पे SNR निकालना है। SNR कितना होता है, पावर रिसीव्ड डिवाइडेड बाई पावर ऑफ नॉइज़। तो SNR आएगा, रिसीव्ड पावर कितना होगा, जो रिसीव्ड पावर होता है वो होता है मॉड ऑफ h स्क्वायर। तो यहाँ पे ये h अभी ये है, तो W बार ट्रांसपोज इंटू h बार का स्क्वायर इंटू रिसीव्ड इंटू ट्रांसमिटेड पावर इंटू P डिवाइड बाई नॉइज़ पावर होता है सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर ही किसके बराबर है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो नॉइज़ की टर्म होगी W बार T इंटू n बार का स्क्वायर। ठीक, तो ये आया मेरा SNR। अब इस SNR को मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ बाय एक्सप्रेसिंग दिस इक्वेशन, बाय सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन। तो जो W बार T इंटू n बार है वो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, W बार ट्रांसपोज होता है W1 W2, और n बार क्या होगा N1 N2।
तो इसको अगर मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करूँगा ये बनेगा W1 N1 प्लस W2 N2। तो W बार ट्रांसपोज इंटू N बार असली में ये है। तो अब मुझे इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ W1 N1 प्लस W2 N2 ये है ना, इसकी जगह मुझे W1 N1 W2 N2 लिखना है और इसी का स्क्वायर है। तो ये क्या बनेगा, W1 स्क्वायर N1 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर N2 स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2 W1 W2 N1 N2 प्लस 2AB। फिर क्या करूँगा मैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू हर एक को मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये क्या बनेगा, W1 स्क्वायर आएगा बाहर, कांस्टेंट है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ N1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर आएगा ऐसे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ N2 स्क्वायर प्लस 2 W1 W2 बाहर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ N1 इंटू N2। ठीक, अभी हमने स्टार्ट में ही बोला था जो N1 N2 है इंडिपेंडेंट है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ N1 N2 है 0। ये अजम्पशन हमने स्टार्ट में ही ली है, तो ये टर्म हो गई 0। और हमने बोला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ N2 स्क्वायर कितना है, सिग्मा स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ N1 स्क्वायर है सिग्मा स्क्वायर। तो जो ये वाली टर्म है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ W बार ट्रांसपोज इंटू N बार होल स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई होकर आएगा W1 स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये बनेगा W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर। ठीक, अब वेक्टर्स में हमारे पास एक टर्म होती है नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। जब दो चीज़ों का स्क्वायर का सम होता है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, और नॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमें नॉर्म ऑफ एक्स लिखना है ना तो हम दो डंडों के अंदर ऐसे लिखते हैं नॉर्म ऑफ एक्स। तो यहाँ नॉर्म ऑफ W, तो ये बनेगा नॉर्म ऑफ W बार का स्क्वायर। ठीक, तो ये बन गया इसका वैल्यू। अब ये वैल्यू इसकी जगह यहाँ पे पुट करेंगे, तो अब जो SNR बनेगा, फाइनल इक्वेशन SNR की, वो बनेगी W बार ट्रांसपोज इंटू H बार का स्क्वायर इंटू P डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ W का स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड एज एंटीना डाइवर्सिटी। ठीक है।